हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अर्निंग पॉइंट। मेरा नाम आनंद है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक हमारे अतीत का चैप्टर 2, जिसका नाम है आखेटिक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि आखेटिक खाद्य संग्रह कौन होते हैं और वो कहाँ रहते थे। तो इसी तरह से उन्होंने कैसे उससे भोजन उत्पादन शुरू करा, कैसे उन्होंने पशुपालन के बारे में जाना, इस सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर तुषार के मन में कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए उनको देखते हैं क्या है। तो तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू करी थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इससे हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमा करते थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आरंभिक मानव थे कौन। तो ये उपमहाद्वीप में लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटिक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे आदि इकट्ठा किया करते थे। तो आखेट खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो पहला कारण दिया गया है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो ये हमारा पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जैसे दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो देखो, मवेशी क्या होते हैं कि ये दूध देते हैं, हिरन का शिकार किया जाता है। तो ये जब लोग जिधर जाते थे चारे की तलाश में, तो इनका शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाते थे। इस वजह से भी इनको यात्रा करनी पड़ती थी। तीसरा कारण क्या है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूम जाते थे। देखो, क्या होता है कि कुछ मौसम में कुछ फूल आते हैं और दूसरे मौसम में दूसरे तरह के फूल आते हैं। तो जिस मौसम में अच्छे फूल आते हैं जो उनके इस्तेमाल के लिए होते थे, वो उस मौसम में वहाँ उस जगह पर चले जाते होंगे। तो इस वजह से भी उनको यात्रा करनी पड़ती थी। और यहाँ पर चौथा कारण दे रखा है कि पानी का। तो पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। और पानी झीलों, झरनों और नदियों से ही प्राप्त होता है, यानी मिलता है। यदि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिलता है, यानी कुछ जो नदियाँ और झीलें होती हैं वो 12 मासी होती है, जिनमें जो हमारा ग्लेशियर होता है उससे पानी पिघल के आता है, बर्फ़ पिघल के। लेकिन कुछ नदियों और झीलों में बारिश के बाद ही पानी मिलता है और वो कुछ दिनों बाद सूख जाता है। तो इसलिए ऐसी नदियों और झीलों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा, तो इसलिए भी लोग यात्रा करते थे। तो अब देखते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे हमारी पांडुलिपियाँ होंगी, हमारे बहुत सारे पुरातात्विक चीज़ें हो गई। लेकिन जो पहला आरंभिक मानव था उस टाइम तो ऐसी कोई चीज़ हुई थी नहीं, तो उसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है, इसमें हम वही पढ़ेंगे। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटिक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो क्वेश्चन में आप अगर पूछा जाता है कि आरंभिक मानव के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, तो हमारे पास बहुत अच्छा मतलब जवाब है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो उस टाइम के लोग इस्तेमाल किया करते थे। और वो इनका इस्तेमाल किस किस लिए करते थे कि फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। जो भाले और बाण होते हैं, इनसे हम बहुत दूर से जो जानवर, खतरनाक जानवर होते हैं, उनको बहुत दूर से ही उनका शिकार कर सकते थे। तो कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो ये हमारे वो चीज़ें होंगी जो हमें मिलती हैं, और उनका उपयोग किस लिए किया जाता होगा, ये भी हमें इससे पता चलता है। तो यहाँ पर देखो दिखा रखा है
बाएं तरफ कि इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जा रहा है। देखो यहाँ पर पत्थर के औजार से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जो जड़ है उसको खोदा जा रहा है, मानव अपने खाने के लिए खोद रहा है। अब देखो दाएं तरफ क्या दिखा रखा है कि जानवर की खाल है ये वाली, तो इससे क्या कर रहे हैं, बस्तर को सिलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये छेद से दिख रहे हैं ना, तो ये इस जो हमारा पत्थर है उससे इसमें छेद कर रहे हैं ताकि उससे उसको सिल के ये पहन सकें। तो इस तरह से इन औजारों का उपयोग अलग अलग कामों के लिए किया जाता था। अब आता है कि रहने की जगह निर्धारित करना। तो इस पॉइंट में कुछ ऐसे पुरास्थल बताए गए हैं जहाँ पर सबसे पहले आदि जो आरंभिक मानव है उसने रहना शुरू किया था, तो जहाँ से हमें उनके प्रमाण मिलते हैं। तो कह रहा है कि मानचित्र 2 को देख लो, लाल त्रिकोण वाले वे स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, प्रमाण मतलब सबूत मिले हैं। इनके अलावा भी और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो पुरास्थल हैं उनके बारे में बताया गया है। देखो हमारे लाल त्रिभुज वाले, पहला तो हमारा भीमबेटका हो गया जो कि मध्य प्रदेश में, दूसरा हुनसंगी हो गया जो कि कर्नाटक में, और आंध्र प्रदेश की कुन्नुल गुफाएं होंगी। तो ये हमारे मेन 3 है, आपको ये लर्न करके रखना है, ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। क्यों? क्योंकि पत्थरों से उनको औजार बनाने में मदद मिलती थी। वो ऐसे औजार बनाते थे जो उनके दैनिक कार्य के लिए उपयोग किए जाते थे। अब यहाँ पर बताया गया कि जो भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है कि लोग कंदराओं या फिर गुफाओं में क्यों रहा करते थे? क्योंकि उन्हें वहाँ पर बारिश और धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास हैं, नर्मदा घाटी जो वहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर एक शैल चित्र भी दिया गया है जो कि हमारे भीमबेटका की गुफा से लिया गया है। शैल चित्र मतलब जो पत्थर की दीवार पे बनाया गया हो। तो यहाँ पर एक आदमी है जो क्या कर रहा है, इस जानवर के पीछे भाग रहा है इसका शायद शिकार करने के लिए। अब आगे देखो यहाँ पर दिखा रखा है कि जो हमारे भीमबेटका है वहाँ की गुफाएं कैसी हुआ करती थी। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी सारी गुफाएं दे रखी हैं। तो लोग इन जगहों पे रहते थे जहाँ पर उन्हें कई सारी चीज़ों से बचाव मिलता था और यहाँ पर उन्हें धूप भी नहीं लगती थी और बारिश में भी ये बचाती थी उनको। अब देखो यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारा परास्थल है उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसे किसे कहते हैं। तो परास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी तल में भी पाए जाते हैं। इन परास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आप देखते हैं कि आग की खोज कहाँ हुई और कैसे हमें पता चलता है उसके बारे में। तो हमारे जो सबसे प्राचीन परास्थल थे उनमें एक कुरनूल गुफाएं भी थीं, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ राखे अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवर को दूर भगाने के लिए। अब हमने आरंभिक मानव के बारे में बात की है और वो किस काल में रहते थे उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पुरातत्वविदों ने उनके कई नाम रखे हैं, जैसे आरंभिक काल को वो प्रापाषाण काल कहते हैं। ये 2 शब्दों से बना है, पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण मतलब कि पत्थर से बना है, यानी कि इस काल में पत्थरों के औजारों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और प्रापाषाण काल ये कब से कब तक माना जाता है? 20 लाख साल से 12,000 साल तक के दौरान माना जाता है। और इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से में? आरंभिक, मध्य और उत्तर प्रापाषाण काल में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग मानव इतिहास की 99% जो कहानी है इसी काल के दौरान घटी। इसका मतलब यह है कि ये काल इतना बड़ा था कि जो हमारी 99% जो कहानी है इसी के दौरान घटी। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मानव ने जीवन बिताया। अब आता है कि हमारा मध्य पाषाण काल। तो इस काल में क्या हुआ, हमें पर्यावरणीय जो बदलाव होते हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी गर्मी बढ़ने लगती है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका हमारा काल क्या माना जाता है? इसका 12,000 साल से 10,000 साल तक का माना जाता है। और इसमें जो औजार होते थे वो छोटे छोटे बनने लगे। इस वजह से इस काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है, या फिर इनको माइक्रोलिथिक लघु पाषाण कहते हैं। और इन औजारों में क्या होता था? हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार होते थे, ठीक है। इसके साथ साथ पुरापाषाण काल के भी औजार इस काल में मिलते थे। इसके बाद आता है नवपाषाण काल, जिसकी शुरुआत लगभग 10,000 साल से होती है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो बदलती जलवायु वो कब से शुरू होती है। तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा मध्य पाषाण काल है उसमें जलवायु बदलाव देखने को मिलते हैं, जो लगभग 12,000 साल से 10,000 साल के बीच में है। तो देखो
यहाँ पर क्या दे रखा है कि लगभग 12,000 साल पहले, यानी कि जब मध्य पाषाण काल शुरू हुआ, तब क्या हुआ, जलवायु में बड़े बदलाव आने लगे, जैसे गर्मी बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ कि घाई जो घास के क्षेत्र थे वो मतलब उसके कई सारे मैदान बनने लगे, और उन जब घास आएगी, बहुत सारे उसके मैदान बन जाएंगी, तो उनको खाने के लिए कौन आएगा, हिरन आएंगे, बारहसिंगा आएंगे, भेड़ बकरी और गाय जैसे जानवर आएंगे, और इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन जैसे समय की जानकारी हासिल हासिल करने लगे। प्रजनन का मतलब होता है कि वो जन्म कब किस टाइम देते थे। तो हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोग उनके बारे में, जो जानवर होते थे, जो छोटे होते थे अपेक्षाकृत और ज़्यादा हिंसक नहीं होते थे और जो घास खाते थे, उनके बारे में जानकारी हासिल करने लगे। वो क्या खाते हैं, कब प्रजनन करते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी ज़रूरत के अनुसार उनको पालने की सोची। अब आता है कि हमारा जो नवपाषाण काल जब शुरू होता है तो हमारी खेती की और पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में ही हो गई थी, और संभवतः जो पहला पशुपालक था, मतलब पशु को पाला गया था, वो था कुत्ता। तो उसके बाद धीरे धीरे बाकी ज़रूरत के हिसाब से लोगों ने अलग अलग पशुओं को पाला, जैसे भेड़ बकरी हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है कि खेती की शुरुआत हमारी नवपाषाण काल में हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। तो देखो, जब खेती की शुरुआत हुई उससे पहले क्या हुआ कि जो हमारे जो प्राकृतिक अनाज होते हैं उसमें क्या हुआ, गेहूं और जौ और धान ये उगने लगे, यानी कि इनमें मानव का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं था, ये अपने आप ही उग रहे थे प्राकृतिक रूप से। शायद महिलाएं और पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। तो आपको पता है कि जो आखेट खाद्य संग्रह थे, उनकी आदत होती थी कि वो अपने खाने के लिए भोजन को इकट्ठा करते थे, चाहे वो किसी भी तरह का हो, लेकिन खाने लायक हो। तो इसी तरह से जब ये उगने शुरू हुए तो उनको भी इकट्ठा करने शुरू कर दिया, और वो क्या करने लगे, यह सीखने लगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख गए होंगे, और इस प्रकार वो धीरे धीरे कृषक यानी कि किसान बन गए और इनको खुद ही उगाने लगे। इसी तरह से लोगों ने अपने घरों के पास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी और गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, यानी वो वहाँ पर घास फूस रख देते थे, और जैसे ही कुछ जानवर आते थे उनको खाने के लिए वो उनको पकड़कर पालतू बना लेते थे। तो ऐसे जानवर झुंडों में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो ये हमारा था कि खेती और पशुपालन की आखिरकार शुरुआत हुई कैसे होगी। अब आता है हमारा बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया का मतलब क्या है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न थे, यानी इनसे अलग थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करते थे, यानी कि उनको चुनते थे अलग, अच्छे से जो अच्छे थे उनको चुन लिया करते थे। जैसे अभी आपको उदाहरण के तौर पर देखने को मिलेगा कि लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जो बीमार होने की संभावना जिनमें कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। तो लोग ऐसे पौधों को चुनते थे जो अच्छे, ज़्यादा मजबूत हों, ज़्यादा मोटे दाने वाले हों, और जिनका जो डंठल हो वो पके दानों को आसानी से उसका भार संभाल सकें। तो ये जब ऐसा पौधा मिलता था तो उनको ये संभाल के भी रखते थे और उनको खाने के लिए भी उपयोग करते थे। साथ ही साथ देखो, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक हो। अहिंसक मतलब जो ज़्यादा मारते ना हो। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। तो मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि उनको देखो, दांत जब बड़े चाहिए होते हैं जब उनको कोई मजबूत चीज़ काटनी होती है, और जब सींग जब चाहिए होते हैं बड़े जब उनको लड़ाई करनी होती है। लेकिन जो पालतू जानवर थे उनको तो इन सब कामों से तो दूर रहना था, क्योंकि सारा काम तो अब इंसान करने लगे। उनकी सुरक्षा कौन कर रहा है? इंसान कर रहे हैं बाकी जंगली जानवरों से। तो उनके सींग भी छोटे होते चले गए। इसी वजह से जो पालतू जंगली जानवर थे उनसे वो अलग हुआ करते थे, पालतू जानवर।
बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चल रही, यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो आपको ये कुछ पॉइंटें याद रखनी है कि सबसे पहले सबसे प्राचीन जो फसल थी वो गेहूँ तथा जौ थी, और जो सबसे पहले पालतू बनाया गया था वो कुत्ता था, उसके बाद भेड़ बकरी आते हैं। ठीक है। अब आता है कि एक नवीन जीवन शैली क्या थी कि अनाज के हम बहुत सारे उपयोग देखने को हमें मिलते हैं आरंभिक काल में। जैसे शुरुआत में जब क्या हुआ कि अनाज उगाया ही नहीं जाता था, लेकिन जब उगाया जाने लगा तो उसके अनेक कार्यों में उनका उपयोग किया जाने लगा। जैसे बीज के रूप में वो क्या करने लग गए, उगाने के बाद उसको रख लिया करते थे ताकि दोबारा उसको बो सकें। साथ ही साथ खाद्य यानी कि उनको खाने के लिए, दूसरे लोगों को उपहार देने के लिए, और उनका फिर भंडारण भी करने लगे अपने आने वाले समय के लिए। तो तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। विकसित मतलब बड़ा होने में। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह लंबे समय तक रहना पड़ता था। यानी जब लोग एक ही जगह पर रहेंगे तभी तो उनकी देखभाल कर पाएंगे। अगर वो उनको बो के चले जाएंगे तो उनको तो जंगली जानवर खराब कर देंगे या फिर खा लेंगे। तो बीज बोने से लेकर फसल पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, यानी खरपतवार क्या होता है कि जो घास फूस होती है उसको हटाने, साफ करने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। तो ये सारे काम उनको वहाँ पर रह के करने पड़ते थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोग इनके भंडारण की बात सोचने लगे। तो इन्होंने इसलिए क्या किया, भंडारण के लिए बहुत से इलाकों में लोगों ने क्या करा, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, और इससे उन्होंने क्या किया, इन मिट्टी के बर्तनों में या फिर टोकरियों में इनको अनाज को रख के ज़मीन में गाड़ दिया, जिससे कि वो आगे भविष्य के लिए उनके लिए सुरक्षित बच सकें। अब देखते हैं कि हमारे जो आरंभिक मानव थे या उनके लिए जो जंगली जानवर थे वो चलते फिरते खाद्य भंडार क्यों थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उनके उपयोग के थे। जैसे जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर 2 जानवर हैं तो उनके बच्चे हो जाएंगे तो और भी बढ़ते चले जाएंगे। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। तो इससे क्या हुआ, उनको आखेट यानी शिकार करना नहीं पड़ेगा, उनको भोजन आराम से मिल जाएगा। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है, तो उनको क्या आखेट करने की जरूरत ही नहीं है शिकार की, तो उनको मांस मिल ही रहा है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। तो आओ आरंभिक जो कृषक और पशुपालक थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें ये कैसे पता चलता है कि जो आरंभिक कृषक और पशुपालक थे उनके बारे में जानकारी कैसे मिली है। तो कह रहा है कि मानचित्र 2 को देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। ये जो आरंभिक मानव के नीले वर्ग हैं जहाँ पर हमें आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ नवपाषाण काल के जो हमें प्रास्तन है वो दिखाए गए हैं, जहाँ पर हमें आरंभिक जो कृषक हैं और पशुपालन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखो हमारा जो मेहरगढ़ है वो हमारा पाकिस्तान में है। फिर हमारा बुरज़ोम कश्मीर में है। उसके बाद हमारा चिरान जो है वो उसमें बिहार में हैगा। इस तरह से बहुत सारे हैं। दाऊजली है उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो इस तरह की बहुत सारी जगहें थे जहाँ से हमें क्या है, आरंभिक जो कृषक और पशुपालन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं, यानी लोग यहाँ पर रहा करते थे। या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। यानी वो पौधों से क्या करते हैं, पता करते हैं कि यहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती थी, और पशु से क्या करते हैं कि वो किस जानवर की है, उन हड्डियों से मतलब पशु के बारे में पता करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। अवशेष मतलब कि जो अनाज कभी वहाँ पर बोया जाता होगा तो जल गया किसी तरह से और वो बचा रहा, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर खेती होती होगी। तो ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं तथा इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें जानवरों जो पुराने आरंभिक कृषक हैं पशुपालन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं हम स्थायी जीवन की ओर। तो आरंभ में लोग क्या कर रहे थे कि इधर उधर घूम रहे थे
क्यों? क्योंकि उन्हें शिकार करना था और नई-नई जगहों पे फल-फूल के लिए उन्हें जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या करने लग गए, वो कृषि करने लग गए और पशु को पालने लग गए, जिससे उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें वहाँ पर रहना पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि उन्हें घर बनाने की ज़रूरत पड़ी, एक रहने के लिए उनको घर चाहिए। तो इस तरह से क्या हुआ, स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। तो इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर बताया गया है कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, जो कि हमारे वर्तमान कश्मीर में है। यहाँ के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, यानी जब बहुत ज़्यादा ठंड होती होगी तो वो घर के अंदर खाना पकाते होंगे, और कुछ राहत होती होगी ठंड से तो वो बाहर पकाते होंगे। तो इस तरह से गर्तवास के बारे में हमें पता चलता है कश्मीर के बुर्ज होम से। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो प्रापाषाणकालीन उपकरण से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। तो ये औजार हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई है। तो क्या हुआ कि प्राचीन जो औजार होते थे वो ऐसे ही बना लिए जाते थे, कुछ बड़े भी होते थे। लेकिन जो औजार हमें नवपाषाण काल युग के मिले हैं वो काफ़ी छोटे हैं पहले से, और काफ़ी उनको पॉलिश किया गया है जिससे कि वो काफ़ी पैने हो सकें। क्यों? क्योंकि नवपाषाण काल में हमने क्या देखा, उससे पहले जलवायु परिवर्तन हो रहा है, नए-नए छोटे-छोटे जानवर आ रहे हैं। अब एक खरगोश को मारने के लिए एक बड़े भाले का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, एक छोटा-सा तीर ही काफ़ी है। तो इस तरह से क्या हुआ, नए-नए औज़ारों का भी आविष्कार होने लगा। इसी तरह से ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। तो जब कृषि की शुरुआत हुई तो ओखली और मूसल का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युग यानी कि पत्थर युग पाषाण काल जो था, वहाँ पर औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, तो हड्डियों के औजार भी काफ़ी मजबूत हुआ करते थे। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ नवपाषाण काल के औजार दिखाए गए हैं। नवपाषाण काल युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण मतलब इन पे कुछ चित्र बनाए जाते थे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे पौधे उगाए जाते थे। तो कपास का क्या है कि कपड़े बनाने के लिए जो कच्चा माल होता था, हमारा कपास होता था, अब लोग उसको भी उगाने लग गए, उसके पौधे, जिससे कि वो कपड़ा बुन सकें। और साथ ही साथ जो हमें ये मिले हैं इस तरह के बर्तन, इन पर अलंकरण भी हमें देखने को मिलता है। और लोग इनका इस्तेमाल किसके लिए करने लगे? खाने के लिए। ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ जगह पर क्या हो रहा है, लोग अभी भी आखेटक और खाद्य संग्रह करें, लेकिन कहीं कहीं क्या हो रहा है कि लोग अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खेती और पशुपालन को अपना रहे हैं। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाते रहते थे। और कुछ जगह क्या हो रहा है कि लोग अलग अलग मौसम में अलग अलग काम करने लग गए हैं। तो इस तरह से हर जगह अलग अलग क्या हो रहा है, विकास हो रहा है लोगों का, और वो नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि हमारा सूक्ष्म निरीक्षण जो मेहरगढ़ है उसमें बता रखा है जीवन मृत्यु के बारे में। उससे हमें वहाँ पर हमें खुदाई, जो हमने पुरातत्वविदों ने खुदाई की, वहाँ पर कुछ जगह मिली हैं, तो वहीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो हमें मेहरगढ़ के बारे में पता चलता है ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ कि जहाँ पर लोगों ने गेहूँ, जौ जैसी फसल उगाना और भेड़ बकरी पालना जैसे जानवर को सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ बकरियों की हड्डियां हैं। तो यानी कि जब ये हड्डियां हमें मिली हैं तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह के जानवरों को पाला जाता होगा या इनका शिकार किया जाता होगा। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारे काम आते होंगे। भंडारण के लिए देखो इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चौकोर घर है, तो यहाँ पर 4 कमरे इसके बना रखे हैं, जिसमें से कुछ कमरों का इस्तेमाल किस लिए करते होंगे? भंडारण के लिए करते होंगे।
फिर बता रखा है कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे, यानी कि उनके जो सगे संबंधी परिवार वाले या फिर रिश्तेदार होते थे उनको सम्मान जताते थे। और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। तो मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं। तो एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के लिए खाने के लिए रखा गया होगा। तो यहाँ पर मेहरगढ़ में हमें कब्रें मिली हैं जिसमें क्या है कि कुछ जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं और एक मेन व्यक्ति मिला जिसकी मृत्यु हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों का ऐसा विश्वास होगा कि परलोक में भी इसको खाने के लिए चीज़ चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, इसके साथ दफनाया इन जानवरों को। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बकरियों के कंकाल है, यहाँ पर मेन कोई व्यक्ति है उसका कंकाल है। तो ऐसा लोगों का मानना था, यहाँ पर इनका विश्वास था। अब जिस टाइम भारत में इतिहास चल रहा था इसी तरह विश्व का भी इतिहास था। तो यहाँ पर फ्रांस की गुफा के बारे में बताया गया है कि ये फ्रांस की गुफा है, इसकी खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिजों से बनाया हुआ। तो उस टाइम लोग रंगों का इस्तेमाल रंगों को बनाते कैसे थे, लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज होते हैं उनसे बनाते थे। तो यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। यानी कि या तो कुछ उत्सव होता होगा तब इनको बनाते होंगे, या जब शिकारी शिकार करने जाते होंगे तो उससे पहले कुछ पूजा के तौर पर इनको बनाया जाता होगा। अब यहाँ पर एक नवपाषाणकालीन पुरास्थल हमारे जैसे भारत में है, वैसे ही एक तुर्की की बात कर रहा है विश्व में। तो कह रहा है कि ये सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक है यहाँ पर चतालह्यूक, ये भी तुर्की में है। तो कह रहा है कि यहाँ पर दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे देखो यहाँ पर क्या क्या लाया जाता था, सीरिया से चकमक पत्थर लाया जाता था, लाल सागर से कौड़ियाँ और भूमध्य सागर से सीपियाँ लाई जाती थी। तो कह रहा है कि ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, यानी कि लोग सामान खुद या फिर जानवर की पीठ पर लाद कर लाया करते थे। तो यहाँ पर बताया गया कि जो तुर्की है वहाँ पर जो चतालह्यूक की एक जगह है वहाँ पर लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें लाया करते थे। तो ऐसा भी एक नवपाषाणकालीन पुरास्थल मिला है। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक हमारे अतीत का चैप्टर 2 आखेटिक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। थैंक यू।